चलिए भाई, हम बातें कर रहे थे ट्रांसफार्मर की, और ट्रांसफार्मर में हमने 2 क्लास कंप्लीट कर ली है, जिसमें से ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन था पहली क्लास में, और दूसरी क्लास में इंट्रोडक्शन के साथ साथ उसका वर्किंग प्रिंसिपल था यानी सिद्धांत, और दूसरी क्लास में हमने पढ़ा कि ट्रांसफार्मर का संरचना और ट्रांसफार्मर की एडवांटेज यानी लाभ। ठीक है, ये 2 क्लासेज हमने कंप्लीट कर ली है। इसी प्रकार से हम आज तीसरी क्लास है हमारे ट्रांसफार्मर की, और इस ट्रांसफार्मर के अंदर आज हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक्स रहेगा ट्रांसफार्मर की ईएमएफ विद्युत वाहक बल समीकरण। ठीक है, यानी कि ट्रांसफार्मर की जो ईएमएफ समीकरण होती है वो किस प्रकार की होती है, और यहाँ से आप लोगों को एक सवाल देखने को मिलता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर की ईएमएफ समीकरण क्या होती है। ठीक है, और किस प्रकार की होती है, उसका ट्रांसफॉर्मर जो रेशियो होता है वो कौन सा होता है और किसे कहते हैं। ठीक है, तो आज इस क्लास को हम अच्छी तरीके से देखते हैं और अच्छी तरीके से आप लोगों को टॉपिक समझ में आना चाहिए। ठीक है, आप लोग अगर पिछली क्लास आप लोगों ने दोनों क्लास नहीं देखी है तो दोनों क्लास अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिशियन थ्योरी टू प्रैक्टिकल में जाकर अपनी प्लेलिस्ट में अपने दोनों क्लास विजिट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोगों ने वहां से नहीं कर सकते हो, डायरेक्ट है आप लोगों को इस वीडियो के लिंक में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन लिंक में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहां से भी डायरेक्ट आप विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो फटाफट लाइक कर दीजिए और जुड़ जाइए, हम करते हैं क्लास को स्टार्ट। आज के सेशन में आप लोगों को बहुत ही अच्छा टॉपिक्स सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो टॉपिक्स डालिए। आज का टॉपिक्स रहेगा हमारा ट्रांसफार्मर यानी कि परिणाम वितरण की विद्युत वाहक बल समीकरण। ठीक है, जो विद्युत वाहक बल जो समीकरण होती है वो किस प्रकार की होती है और कौन सी होती है, यहां से आप लोगों को एक सवाल देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि आप लोगों को पता है कि ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं और ट्रांसफार्मर का किस सिद्धांत पे काम करता है, उसका इंट्रोडक्शन किस प्रकार की होती है, उसके हमने पार्ट्स पढ़े हैं यानी कौन कौन से भाग होते हैं उसके। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे जैसे हमने भाग पढ़े हैं वैसे वैसे उसकी ईएमएफ समीकरण भी आप लोगों को पढ़नी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर की जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने की जो कारक होते हैं, ठीक है, मुख्य मुख्य जो कारक होते हैं वो हमारे पास मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पे है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के मुख्य कारक निम्नलिखित से है, जो हम इस प्रकार से कह सकते हैं 3 कारकों के ऊपर डिपेंड करता है ट्रांसफार्मर की विद्युत वाहक बल समीकरण, जिसमें पहले हमारे पास है यानी कि अधिकतम फ्लक्स के ऊपर और उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर और उसके टर्नों की संख्या के ऊपर डिपेंड करती है। यानी 3 कारक हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए, तब हमारे पास क्या हो जाएगी विद्युत वाहक बल की या ट्रांसफार्मर की ईएमएफ समीकरण उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात यहाँ पे करते हैं कि ट्रांसफार्मर की यानी कि परिणाम वितर की विद्युत वाहक बल की उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है, कितने कारकों पर, निम्नलिखित कारकों पर क्या करता है, डिपेंड करती है या निर्भर करती है। देखिए सबसे पहले हम बात यहाँ पे करते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि जैसे हमारे पास क्या होता है, विद्युत वाहक बल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी कह सकते हैं अधिकतम फ्लक्स, यानी कि जो हम कह सकते हैं कि फाई मैक्सिमम, इसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा हमारे पास है यानी कि ट्रांसफार्मर की आवृत्ति पर तो हम कह सकते हैं कि एफ, और तीसरा हमारे पास है लपेटों की संख्या या टर्नों की संख्या। ठीक है भाई, तो हम कह सकते हैं कि एन पर। चीजें क्लियर है कि ट्रांसफार्मर की जो ईएमएफ समीकरण होती है 3 कारकों के ऊपर डिपेंड करती है। हमारे पास अधिकतम फ्लक्स और फ्रीक्वेंसी और उनके लपेटों की संख्या के ऊपर डिपेंड करती है।
ठीक है, तो हम बात यहाँ पे ये करते हैं कि ट्रांसफार्मर के जब विद्युत वाहक बल हम उत्पन्न करते हैं, ई समानुपाती क्या क्या होगा यहाँ पे, फाई मैक्सिमम, एफ और एन। ये चीजें क्लियर आप लोगों को। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब विद्युत वाहक बल यानी ट्रांसफार्मर के अंदर जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जो हमारे पास ई जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो किसके समानुपाती होना चाहिए, अधिकतम फ्लक्स के फ्रीक्वेंसी के और उनके लपेटों की संख्या के ऊपर समानुपाती होने चाहिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ या फाई क्या होता है, फाई मैक्सिमम यानी कि फ्लक्स घनत्व, फ्लक्स जिसको हम किसमें कहते हैं, वेबर में कहते हैं कि नहीं कहते हैं। और एफ होते हैं हमारे पास क्या होती है, आवर्ती, जिसको हम किसमें मापा जाता है, हर्ट्ज में। एन क्या होता है यहाँ पे, लपेटों की संख्या, लपेटों की संख्या यानी कि वाइंडिंग के अंदर जो लपेटों की संख्या लगाई जाती है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को यहाँ तक क्लियर। अब बात हमारे पास ये आती है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जैसे हमारे पास ईएमएफ के समानुपाती फ्लक्स और फ्रीक्वेंसी और घूर्णन लपेटों की संख्या के समानुपाती हो रही है, तब हमारे पास क्या निकल के आता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। लेकिन एक चीज आप लोगों को पता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है कि जब प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, उन दोनों में अलग अलग वोल्टता प्राप्त होती है। जैसे आप लोगों को कह दे कि जैसे मान लिया कि जब हमारे पास फ्लक्स या ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए हमारे पास जब साइन वेव शेड्यूल होता है, उसके अंदर हमारे पास जो अधिकतम जो साइन वेव होता है वो 4 बार क्या करता है, शून्य पर और अधिकतम के मान के समानुपाती होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये वाला साइन शेड्यूल है, ठीक है, जैसे यहां से हमने देखा ये हमारे पास क्या हुआ, जैसे एक हमारे पास यहां बना, दूसरा हमारे पास ये बन गया। जैसे मान लिया 1 2 3 और 4, ठीक है, तो कितनी बार काटता है, एक बार 4 बार काटता है ना। यानी कि जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए साइन शेड्यूल एक सर्किल पूरा करने के लिए कितनी बार घूमना पड़ता है, 4 बार घूमना पड़ता है। कितनी बार घूमना पड़ता है, 4 बार। जैसे हमारे पास ये हो गया पाई और ये हमारे पास हो गया 2 पाई, यहाँ से 0 है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ है कि ई समानुपाती 4 फाई मैक्सिमम एफ और एन, ये चीजें यहाँ से निकल के आई है। ठीक है, जैसे हमें केवल एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर रहे हैं तो हमारे पास ई समानुपाती फाई मैक्सिमम एफ और एन था ना। उसके बाद में हम जब परिणामित्र के अंदर जब साइन शेड्यूल यानी कि एसी प्रत्यावर्ती धारा के अंदर जब साइन वेव होता है, उस कंडीशन के अंदर जब वेव हमारे पास कितने चक्रों के अंदर उत्पन्न होता है, 4 बिंदुओं के, यानी 4 बार शून्य और अधिकतम के बीच में प्रभावित होता है। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, 4 फाई मैक्सिमम एफ और एन, क्लियर, क्योंकि 4 बार काटा है, 4 लिख दिया हमने। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जैसे ई समानुपाती यानी कि ई का मतलब हमारे पास आरएमएस वैल्यू क्या होती है, आरएमएस वैल्यू यानी कि प्रभावी मान होता है ना, प्रभावी मान यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर अगर लपेटों की संख्या अगर बात करें या वोल्टता की बात करें तो वो चीजें अवेलेबल होती है। तो हमारे पास क्या होता है, ई आरएमएस बराबर ई एवरेज वैल्यू गुणा फॉर्म फैक्टर, क्या होता है, फॉर्म फैक्टर। अब ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रत्यावर्ती धारा के अंदर फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है, कितना होता है, फॉर्म फैक्टर का मान होता है यहाँ पे, फॉर्म फैक्टर का मान होता है 1.11, कितना होता है 1.11। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ई आरएमएस बराबर ई एवरेज वैल्यू गुणा 1.11 हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा यहाँ से ई आरएमएस बराबर ई एवरेज वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे, ये वाली 4 फाई मैक्सिमम एफ और एन इंटू 1.11। ठीक है, तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि ई आरएमएस बराबर, तो 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4.44 फाई मैक्सिमम एफ और एन। तो ये हमारे पास क्या निकल के आती है, ट्रांसफार्मर की ईएमएफ समीकरण निकल के आती है। ठीक है, ये चीजें यहां तक क्लियर सभी को, ये चीजें सभी को क्लियर है यहाँ तक। ये 4.44 ये हमारे पास क्या होती है, ट्रांसफार्मर की ईएमएफ समीकरण होती है।
अब यहाँ पे बात यहाँ पे ये आती है कि ये तो हमारे पास ओनली पूरी समीकरण की है, यानी ट्रांसफार्मर की जो विद्युत वाहक बल की समीकरण होती है वो इस फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ट्रांसफार्मर की जो परिणामित्र में प्राइमरी वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल उत्पन्न कि जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास 4.445 मैक्सिमम एफ और एन, यानी कि हम एन पी लिख सकता हूं, यानी कि प्राइमरी टर्नों की संख्या। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बराबर, यानी कि प्राइमरी वोल्टेज कह सकता हूं, यानी कि ईपी का मतलब क्या है यहाँ पे प्राइमरी वोल्टेज, और ये हमारे पास क्या हो गया प्राइमरी टर्नों की संख्या। ये हमारे पास पूरी की पूरी समीकरण है ट्रांसफार्मर ईएमएफ समीकरण। ठीक है, इसी प्रकार से मैं बात कर सकता हूं कि सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर परिणामित्र में सेकेंडरी वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल उत्पन्न, जिसमें हम कह सकते हैं ES बराबर 4.445 मैक्सिमम FNS। समझ गए बात को? इसी प्रकार से हम कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ईपी का मतलब तो हमारे पास प्राइमरी वोल्टेज और एनपी का मतलब है यहाँ पे प्राइमरी टर्नों की संख्या, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जितने लपेटों की संख्या लगाई जा रही है उसी के ऊपर डिपेंड करता है वोल्टेज हमारे पास, यानी कि प्राइमरी वोल्टेज। इसी प्रकार से हम सेकेंडरी वोल्टेज की अगर बात करते हैं तो हमारे पास ES, यानी ES का मतलब क्या है सेकेंडरी वोल्टेज 4.445 मैक्सिमम FNS। एस क्या यहाँ पे, यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग में लगाए गए लपेटों की संख्या। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास दोनों चीज क्लियर हो गई। यहां से हम कह सकते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी में, यानी प्राइमरी वोल्टेज और प्राइमरी लपेटों की संख्या, और इसी प्रकार से सेकेंडरी के अंदर ये चीज होगी यहाँ पे NS हो जाएगा। ES का मतलब सेकेंडरी वोल्टेज और NS का मतलब यानी सेकेंडरी लपेटों की संख्या, यानी सेकेंडरी वाइंडिंग में लगाए गए लपेटों की संख्या। क्लियर? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर, यहां तक ये चीज आप लोग क्लियर है ना? यहां तक सभी को क्लियर है? ये ट्रांसफार्मर की ईएमएफ समीकरण हमारे पास यहां से निकल के आई है। इसी प्रकार से अगर यहां पे हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो, यानी कि ट्रांसफार्मर रेशियो की अगर बात करते हैं, ट्रांसफार्मर रेशियो, अब ट्रांसफार्मर रेशियो का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि इसके अंदर क्या होता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर लपेटों की संख्या, यानी प्राइमरी में लगाए गए लपेटों की संख्या तथा सेकेंडरी में लगाए गए लपेटों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो। इसे K से डिनोट किया जाता है, इसे K से, यानी कि हम कह सकते हैं सेकेंडरी में लगाए गए तथा प्राइमरी में लगाए गए लपेटों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर रेशियो कहते हैं। इसे K से दर्शाया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है भाई, तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर रेशियो हमारे पास K से डिनोट करने हैं, तो हम K बराबर क्या लिख सकते हैं? K बराबर क्या लिख सकते हैं? NS बटा NP लिख सकता हूं, ये तो बोला हमने, लिख सकता हूं ना। इसी प्रकार से हम दोनों के समानुपाती होगा तो हमारे पास E समानुपाती, यानी कि सेकेंडरी वोल्टेज बटा प्राइमरी वोल्टेज। तो इस प्रकार से हमारे पास ट्रांसफार्मर रेशियो भी इस प्रकार से फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं निकाला जा सकता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि NS बटा NP बराबर ES बटा EP, यानी कि K का मतलब यहाँ पे ट्रांसफार्मर रेशियो, यानी सेकेंडरी वाइंडिंग तथा प्राइमरी वाइंडिंग में लगाए गए लपेटों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो कहा जाता है। इसे K से डिनोट करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि NS बटा NP, यानी कि सेकेंडरी में लगाए गए लपेटों की संख्या और प्राइमरी में लगाए गए लपेटों की संख्या के अनुपात को क्या कह रहे हैं यहाँ पे ट्रांसफार्मर रेशियो कह रहे हैं। इसी प्रकार से हमने ये चीज निकाला है यहाँ से
यानी कि जो वोल्टेज का जो मान होता है हमारे पास, जो वोल्टेज का जो मान भी तो हमारे पास इसी प्रकार से होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि K बराबर ES बटे EP। तो ये फॉर्मूला भी हमारे पास ट्रांसफार्मर रेशियो, तो दोनों के आपस में क्या है, एक दूसरे के समानुपाती है, यानी कि वोल्टेज और टर्न यानी कि इस प्रकार समानुपाती है कि यानी जितने टर्न्स लगाएंगे उतना ही वोल्टेज आउटपुट होगा ना। जैसे हम यहाँ पे बोला हमने कि जैसे ये चीज हमने लिखी है ना, तो ES बराबर यानी कि NS लिख सकता हूं, और NP क्यों लिखा है मैंने, इसी वजह से लिखा है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है। जितना लपेटों की संख्या सेकेंडरी वाइंडिंग में लगाओगे उतना ही वोल्टेज हमारे को आउटपुट में प्राप्त होगा कि नहीं होगा, तो दोनों एक दूसरे के समानुपाती हुआ कि नहीं हुआ, होगा। इसी प्रकार से लगाए गए लपेटों की संख्या प्राइमरी में, और उसी प्रकार से प्राइमरी में तो वोल्टेज आएगा, ऐसा थोड़ी है कि सेकेंडरी के अंदर आ जाएगा, नहीं आ पाएगा ना। तो इसी प्रकार से जिस वाइंडिंग के अंदर अगर लपेटों की संख्या लगाई जा रही है, उसी वाइंडिंग के अंदर हमारे पास विद्युत वाहक बल प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों आपस में एक दूसरे की क्या है, समानुपाती है। ठीक है, क्लियर है चीजें। तो यहां तक आप लोगों को चीजें क्लियर है, समझ में आई बातें सभी के। ये था आज का इस ट्रांसफॉर्मर, इस टॉपिक्स का ट्रांसफॉर्मर की विद्युत वाहक बल समीकरण। ठीक है, तो ये समीकरण आप लोगों को कहां से मिलती है, कहां से नहीं मिलती है, ये चीजें आप लोगों को यहां से प्राप्त होती है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को ट्रांसफॉर्मर की ईएमएफ समीकरण पूछ सकता है कि हमारे पास ERMS बराबर 4.44 मैक्सिमम FL। तो यहां तक तो हमारे पास पूरी समीकरण है। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी की अलग अलग बूझ ले तो हमारे पास ये चीजें हैं, यानी प्राइमरी ये हमारे पास NP हो गया, और सेकेंडरी की बात करें तो हमारे पास NS हो गया। ठीक है, चीजें क्लियर आप लोगों को। इसी प्रकार से अगर ट्रांसफॉर्मर की अगर बात करें या फिर रेशियो की बात करें तो हमारे पास ये चीजें हम आप लोगों को कहते हैं, और ये चीज आप लोगों को ये फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है। लेकिन ट्रांसफॉर्मर रेशियो के आगे आगे हम और कुछ बातें और करेंगे, तो इस चीज को पहले उतारिए। अगर ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो फटाफट इस चीज को उतारिए। देखिए भाई, हमने इसकी ट्रांसफॉर्मर की ईएमएफ समीकरण कंप्लीट किया है। उसी प्रकार से हमने ट्रांसफॉर्मर रेशियो भी देखा है थोड़ा बहुत, लेकिन ट्रांसफॉर्मर रेशियो पर दोबारा से देखिए ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर हो पाए कि हमारे पास जो ये समीकरण निकल के आती है वो किस प्रकार से बाकी की, और जो हमारे पास करंट और जो इम्पीडेंस होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, और पावर किस हिसाब से होती है, किस हिसाब से नहीं होती है ट्रांसफॉर्मर के अंदर। ठीक है, तो बातें हम यहाँ पे ये कर रहे थे कि ट्रांसफॉर्मर रेशियो किसे कहते हैं। किसी भी ट्रांसफॉर्मर के अंदर दोबारा लिख लीजिए इसको कि ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग तथा प्राइमरी वाइंडिंग में लगाए गए लपेटों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मर रेशियो कहलाता है। चीजें क्लियर आप लोगों को, ये चीज हमने पहले बताया, और इसे डिनोट किया जाता है, इसे कैसे दर्शाया जाता है, कैसे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, और कैसे डिनोट करने के बाद में हम आप लोगों को बताया कि यहाँ से कि ट्रांसफॉर्मर की जो विद्युत वाहक बल और उसके लपेटों की संख्या दोनों आपस में एक दूसरे के समानुपाती होती है। तो जैसे हमने लिखा ES बटे EP बराबर NS बटे NP, यानी दूसरे आपस में एक दूसरे के क्या होती है, समानुपाती होता है। जितने लपेटों की संख्या होगा उतना ही विद्युत वाहक बल प्राप्त होगा। ठीक है, चीजें क्लियर यहाँ तक हमने बताया आप लोगों को। अब बातें हम करते हैं कि आइडियल जो ट्रांसफॉर्मर होता है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर का मतलब यहाँ पे होता है कि आदर्श ट्रांसफॉर्मर में जो पावर होती है, पावर यानी कि जो शक्ति होती है, वो आपस में एक दूसरे की क्या होते हैं, अलग अलग होती है। हम कह सकते हैं कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर के अंदर जब पावर हमेशा सेकेंडरी पावर के से ज्यादा प्राइमरी पावर नहीं हो सकती, यानी कि हम कह सकते हैं कि पावर सेकंड बराबर पावर P,
समझ रहे हो? यानी सेकेंडरी पावर और प्राइमरी पावर, यानी कि सेकेंडरी पावर ज्यादा होगी किससे? प्राइमरी पावर से। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर दोनों आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होती है। ठीक है, तो अब जैसे मान लिया कि आप लोगों को पता है कि P बराबर क्या होता है? P बराबर क्या होता है? क्या होता है P बराबर? VI, यानी कि I भी लिख सकते हैं हम या VI लिख सकते हैं। ये लो VI लिख सकता हूं ना? तो इसी प्रकार से मैं कह सकता हूं कि P बराबर V की जगह में क्या लिख सकता हूं? E लिख सकता हूं, और I हमारे पास है, यानी कि E और I, यानी कि I E एक ही बात है। ये लो I और E, क्यों E क्यों लिखा है मैंने? यानी कि EMF, यानी कि उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल। तो V की जगह में E लिख सकता हूं। तो अगर हम बात यहाँ पे पावर की करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास P बराबर क्या होगा? जैसे PS हमारे पास है तो हमारे पास P बराबर लिखा हमने PS बराबर P। तो P का मान हमारे पास I और E है, यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी धारा, और क्या होगा हमारे पास? सेकेंडरी वोल्टेज बराबर क्या होगा? IP इंटू EP। तो ये चीज आप क्लियर आप लोगों को? यानी कि जो धारा होती है इस प्रकार से हम डिनोट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? अच्छा, बात हम आगे यहाँ पे करते हैं कि हमारे पास क्या होता है? ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होता है? K बराबर हमारे पास ES बटा EP होता है, नहीं होता है? और इसी प्रकार से हमने बात की कि थोड़ी देर पहले NS बटा क्या होगा? NP होता है बराबर। अब देखिए यहाँ पे कि हमारे पास IP है, यानी कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, तो हमारे पास क्या होगा? IP बटा IS, क्योंकि हमेशा सेकेंडरी वोल्टेज ज्यादा ऊपर दिखाई दे रहा था, लेकिन करंट का मान हमारे पास क्या होगा? प्राइमरी में कम होगा। समझ रहे हो बात को? तो इस प्रकार से हम ट्रांसफार्मर रेशियो के अंदर, यानी कि अगर आइडियल ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर धारा प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर किस प्रकार से अपनाया जा सकता है, तो ये चीजें आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला हमारे पास इस प्रकार से यहां से चीजें निकल के आता है। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास यहां से कि जैसे प्रतिबाधा की, प्रतिबाधा यानी कि इम्पीडेंस, यानी कि इम्पीडेंस की अगर बात करता हूं तो वो चीज हमारे पास सीधा फॉर्मूला आप लोगों को बता देता हूं कि जो जो चीजें हमारे पास यहां तक हमने लिखा है उसी के आगे अब इम्पीडेंस को किससे डिनोट करते हैं? प्रतिबाधा Z से दर्शाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रांस रेशियो है, क्या है? ट्रांसफार्मर जो रेशियो है, इस ट्रांसफार्मर रेशियो के अकॉर्डिंग ही बातें करते हैं हम कि जैसे यहां से लिखा कि ट्रांसफार्मर रेशियो हमारे पास क्या है? K बराबर ES बटा EP बराबर NS बटा NP और IP बटा IS। अब बात हम यहाँ पे Z की करते हैं, प्रतिबाधा की करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है? एक चीज यहाँ पे देखिए, कोशिश करना इम्पीडेंस के अलावा कि जैसे पावर की अगर बात कर रहे थे हम, तो इसमें पावर की हमारे पास बात आती है कि यहाँ पे PP बराबर PS होता है ना, यानी प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज की अगर हम बात करते हैं तो इस प्रकार से कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास P बराबर क्या होता है? एक फॉर्मूला हमारे पास I²R भी होता है, I²R होता है। R की जगह में क्या लिख सकता हूँ? Z लिख सकता हूँ ना? लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? इस प्रकार से इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे, यानी P बराबर क्या होता है? I²Z बराबर I²Z, यानी कि सेकेंडरी का ये सेकेंडरी का और ये प्राइमरी का और ये प्राइमरी का। ये चीजें आप लोगों को क्लियर? यहां से किस प्रकार से फॉर्मूला आया है, ये चीजें यहां से आप लोगों को पता है कि प्रतिबाधा होता है Z, जिसको हम लिख रहे हैं, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है P बराबर I²R होता है। तो R हमारे पास क्या है? रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है? प्रतिरोध, प्रतिबाधा। इसी प्रकार से cos फाई बराबर R/Z होता है ना, उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं, R की जगह Z लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो हमारे पास प्राइमरी का I का स्क्वायर, ZP बराबर I² S और ZS। ये चीजें क्लियर यहाँ तक? अब देखिए बात है, हम यहाँ पे ये करते हैं कि इस प्रकार से क्या होगा कि जैसे हमारे पास IP
इसको हटाइए यहाँ से, इसके बाद में ये चीजें आएगी। और यहाँ से देखिए दोबारा से, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, लेकिन उसका नीचे आएगा चीजें। लेकिन हम यहाँ पे ये करते हैं कि हमारे पास क्या होता है, k बराबर हमारे पास IP का स्क्वायर है ना अपने पास, और बटा हमारे पास IS का स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या है, ZS बटा ZP। यही तो है, यही है ना। तो अगर हम बात यहाँ पे ये करते हैं कि अगर इसका स्क्वायर हटाने के लिए IP बटा IS इसका स्क्वायर हटाया है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा ZS बटा ZP। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर जो रेशियो होता है, उस ट्रांसफॉर्मर रेशियो की जो पूरी जो समीकरण होती है, वो जैसे धारा से लेकर और प्रतिबाधा तक और EMF से लेकर उनके लपेटों की संख्या तक। तो हम बातें यहाँ पे करते हैं कि ES बटा EP बराबर हमारे पास क्या होता है, NS बटा NP बराबर IP, ये वाला फॉर्मूला IP बटे IS बटा बराबर क्या होता है Z, यानी कि ZS बटा ZP। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा जो फॉर्मूला होता है, यानी कि धारा से लेकर विद्युत वाहक पर टर्नों की संख्या और प्रतिबाधा तक, तो ये फॉर्मूला हमारे को यहाँ तक मिलता है। तो ये चीजें आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसके बाद में हम बात यहाँ पे ये करते हैं कि जैसे यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, एक आता है हमारे पास टर्न अनुपात यानी टर्न रेशियो। अब टर्न रेशियो की बात हम यहाँ पे करते हैं तो वही चीजें यहाँ पे आएगी, लेकिन थोड़ा सा अंतर यहाँ पे ये रहेगा कि यहाँ पे किसी भी ट्रांसफॉर्मर के अंदर, किसी भी ट्रांसफॉर्मर में उसकी प्राइमरी वाइंडिंग तथा सेकेंडरी वाइंडिंग में लगाए गए लपेटों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, टर्न रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, टर्न रेशियो कहते हैं, रेशियो कहलाता है, ठीक है। यहां से भी आप लोगों को सवाल देखने को मिल सकता है कि एक तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मर रेशियो होता है और दूसरा होता है टर्न रेशियो, जिसमें हम कह सकते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग तथा सेकेंडरी वाइंडिंग में लगाए गए लपेटों संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, टर्न रेशियो कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, टर्न रेशियो। इसे भी हम क्या कह सकते हैं कि इसे के से डिनोट करते हैं, तो हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग है यानी कि NP बटा NS, ये लिख सकता हूं। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि NP बटा NS, तो यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग में लपेटों की संख्या कम तथा सेकेंडरी वाइंडिंग में लगाए गए लपेटों की संख्या ज्यादा, तो हमारे पास क्या कहलाता है, टर्न रेशियो कहलाता है, ठीक है। तो ये चीजें थी आप लोगों को एक अपने पास पूरे ट्रांसफॉर्मर की EMF समीकरण, ठीक है। ये चीज आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई, पूरी की पूरी समीकरण कहां से निकल के आती है और कहां तक हमारे पास कंप्लीट होती है, ठीक है। अगर आप लोगों को ये चीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों के साथ यानी ग्रुप में, इंस्टाग्राम, जो भी अपने पास जो प्लेटफॉर्म है वहां पे अपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि हम आपको इसी प्रकार से जो चैप्टर वाइज यानी लेक्चर जो चल रहा है वो आप लोगों को रेगुलर प्राप्त होते रहे, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और उसके पास में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार से आप लोगों को जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को वीडियो तुरंत मैसेज प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो फटाफट इस क्लास को उतारिए, उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर। फटाफट उतारिए, ठीक है भाई। तो ये चीजें आप लोगों को आज अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है कि ट्रांसफॉर्मर की जो EMF समीकरण का जो टॉपिक्स है, आज इस टॉपिक को ही, केवल एक ही टॉपिक को समझेंगे हम। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो टॉपिक्स हमारा रहेगा ट्रांसफॉर्मर का विद्युत वाहक बल का वर्गीकरण, यानी ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण, यानी ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है और कौन कौन से भाग होते हैं, उन सभी के बारे में हम पूरी डिटेल से आपको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बाय स्टेप वाइज स्टेप से, ठीक है। तो आज की इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।